Welcome to my channel. I am your host Jitender Kumar. तो स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। फूड supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health। हम सभी जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड हमें सप्लाई करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये और ये सभी के सभी जो है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। और हमारे फूड के लिए जो मेन सोर्सेज हैं वो दो हैं, एक प्लांट्स हैं और एनिमल्स से हैं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और हम इनमें से ज़्यादातर फूड जो हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर से, और दूसरा जो प्रोसेस है हमारा एनिमल हस्बेंड्री उससे ऑब्टेन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry, कि हमेशा ही इम्प्रूव किया जाता है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि भाई क्रॉप्स जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस जो है इसको भी इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि वाई इज़ दिस नेसेसरी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है हमारी कंट्री में, हम उसी से क्यों नहीं हमारा गुजारा होता। हमें क्यों इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमें इसको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जवाब है कि इंडिया जो है वो बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन यहाँ की सबसे ज़्यादा है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 बिलियन पीपल है। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और ये अभी भी बढ़ ही रही है एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है इसके लिए जो फूड है, वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें जो है क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स चाहिए होता है हर साल। एंड दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, और ये तभी अचीव हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे करें। लेकिन इंडिया में तो पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेट किया जा चुका है जितना हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में और ज़्यादा मेजर स्कोप है नहीं कि हम एग्रीकल्चर के लैंड को बढ़ा सकें एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि इंक्रीज़ करें हम हमारे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को, क्रॉप्स के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए। और जितनी लैंड है हमारे पास उतनी ही लैंड में to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far। अब फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फूड डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से फूड डिमांड बढ़ रही है उसके लिए जो फूड प्रोडक्शन है उसके लिए कई सारे एफ़र्ट किए गए, जिनमें से कई सारे एफ़र्ट्स में हमें सक्सेस भी मिली है। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम भी हमने देखा है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड वी ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन। हमारे कंट्री के अंदर वाइट रेवोल्यूशन भी आ चुका है, विच हैज़ लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। हमारी कंट्री में मिल्क की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी। साथ ही साथ हमने मिल्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया था। और इसी टाइम पे जो है अमूल डेयरी जो है वो नेशनल लेवल पे डेवलप हुई थी, जो कि इंटरनेशनली अमूल ब्रांड जो है वो इंडिया का है और वो इंटरनेशनली भी चलता है। हाउएवर दीज रेवोल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। अब ये रेवोल्यूशन जो आए हमारी कंट्री में फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसमें साफ हमने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया इंटेंसिवली तरीके से, जिसकी वजह से कई सारे चांसेस भी आए और डैमेजेस भी हुए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को टू द पॉइंट। और यहाँ तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया कि वो डिस्ट्रॉय होने पे आ गए हैं कम्प्लीटली। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं बिना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस इज मेंटेनिंग इट, और जो भी नेचुरल साइकिल्स इन्वॉल्व हैं इनको बैलेंस करने में उन्हें हम डिस्टर्ब ना करें। इसके बिना हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं और उस रास्ते पे हम चले, और इस रास्ते को हम सस्टेनेबल
प्रैक्टिसेस कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ की प्रोसेसेस का नाम दिया जाता है। और इस ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ही हमें अपनाने चाहिए एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। And also supply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger। सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर हम जो हमारी ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसको हम स्टोर करके वेयर हाउसेज़ में रख ले, सिर्फ इतना करने से हमारी माल न्यूट्रिशन की और हंगर यानी कि भुखमरी जो है हमारे देश में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए फूड खरीदने के लिए। एंड फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड सिक्योरिटी का मतलब जो है फूड अवेलेबल भी होना चाहिए और सबकी पहुंच में भी होना चाहिए ताकि सब उसका इस्तेमाल कर सके। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अब जो मेजोरिटी है हमारे पॉपुलेशन की वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए। एंड इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और जो हमें उन पे ध्यान देना होगा, जो भी लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उन सभी की इनकम हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि वो अपनी हंगर यानी कि भुखमरी की जो समस्या है उससे लड़ सके। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन, और ऐसा करने के लिए उन्हें वैज्ञानिक तौर तरीके जो हैं वो अपनाने होंगे ताकि वो हाई यील्डिंग हो सके उनके खेतों में, फार्म्स में, फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड, ताकि लाइवलीहुड जो है वो सस्टेनेबल रह सके। एंड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। अब इसके लिए एग्रीकल्चर में मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है लिमिटेड जो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है उसमें। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग। वो एग्रीकल्चर के साथ साथ में लाइव स्टॉक भी कर सकते हैं, उनको रेयर कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, फिशरीज़ कर सकते हैं, बी कीपिंग प्रोसेसेस को अपना सकते हैं, और इससे फार्मर्स जो होते हैं, किसान, उनकी जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। एंड द क्वेश्चन दस बिकम्स, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है सवाल, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, कि हम किस तरीके से इन प्रोसेसेस को अपना करके और यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं क्रॉप्स की, और साथ ही साथ लाइव स्टॉक को भी हम बढ़ा सकते हैं। से अपनी क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड शोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। ये सारे वो क्रॉप्स हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पल्सेस जैसे कि ग्राम जिसको चना कहते हैं, पी जिसको मटर कहते हैं, ब्लैक ग्राम जिसको उड़द की दाल कहते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग की दाल कहते हैं, पिजन पी जिसे अरहर कहा जाता है, लेंटिल जिसे मसूर की दाल कहते हैं। ये सब हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। और जो ऑयल सीड्स होते हैं यानी कि वो क्रॉप के सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, उनमें सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर आते हैं, और इनसे हमें, इनके ऑयल से हमें फ़ैट मिलता है जो हमारे शरीर के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स जो होते हैं ये हमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ में स्मॉल अमाउंट में इनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी मिल जाते हैं। और इन फूड्स के साथ साथ में, क्रॉप्स के साथ साथ में, फूड क्रॉप्स के साथ फूडर क्रॉप्स भी होते हैं जैसे कि बरसीम, ओट्स, सुदान ग्रास, जो कि लाइव स्टॉक जिनको हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनके लिए ये फूड का काम करते हैं। तो इनको भी खेती के साथ में ही किया जाता है, खेतों में ही उगाया जाता है बड़े पैमाने पर, ताकि जो रेयरिंग कैटल्स है या लाइव स्टॉक है उनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट को, उनकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए, अलग टेम्परेचर चाहिए, उनके फोटो पीरियड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, जो उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो अलग अलग चाहिए होता है। फोटो पीरियड्स का मतलब होता है कि कितनी देर तक सनलाइट चाहिए, कितने अमाउंट में सनलाइट चाहिए किसी प्लांट को ग्रो होने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की ड्यूरेशन। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट।
प्लांट की ग्रोथ, प्लांट में फ्लावर्स का आना, ये सब डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। साथ ही साथ में प्लांट्स जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी सनलाइट में होती हैं। एंड देयर आर सम क्रॉप्स, कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, और इन क्रॉप्स को नाम दिया जाता है खारिफ क्रॉप्स या खारिफ सीजन क्रॉप्स, जो कि मंथ ऑफ जून से अक्टूबर तक होते हैं। एंड और कुछ क्रॉप्स जो होते हैं ये ग्रो किए जाते हैं विंटर सीजन में, जिनको रावी सीजन का कहा जाता है या रावी क्रॉप्स कहते हैं। ये नवंबर टू अप्रैल होता है। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड ये रावी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivable land area. इंडिया में 1952 से 2010 तक 25% कल्टिवेबल लैंड को, एरिया को बढ़ाया गया, यानी कि खेती के लिए ज़मीन को बढ़ाया गया। लेकिन जो प्रोडक्शन थी वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी फूड ग्रेन्स की 1952 से 2010 में। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड, ये इंक्रीज जो हुआ प्रोडक्शन में कैसे अचीव किया गया इंडिया के द्वारा। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, अगर हम उन कामों के बारे में पढ़ें जो प्रैक्टिसेस फार्मिंग में इन्वॉल्व होती है, तो वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। तो हम इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला होता है, फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, बीजों का सिलेक्शन कि कौन से बीज का इस्तेमाल किया जाए प्लांटिंग करने के लिए। सेकंड जो होता है वो होता है नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट की नर्चरिंग। और जो थर्ड प्रोसेस आता है वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस एंड दस द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये जो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इनको इम्प्रूविंग क्रॉप इल्ड, जिससे कि क्रॉप इल्ड इम्प्रूव हो सकता है, इनको क्लासीफाई किया गया है 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज है आपका क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्रॉप की वैरायटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, ये आता है यहाँ पे। और तीसरा स्टेज है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें इस तीसरे स्टेज में आती हैं। ये तीनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो है आपका पूरा का पूरा जो कल्टीवेशन है आपका, या कह सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो जाती हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड yield, and varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and yield. अब यहाँ पे कह रहे हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मेन गोल ये होता है कि हम ज़्यादा अच्छी इल्ड देने वाले क्रॉप की वैरायटीज़ को क्या करें, फाइंड आउट करें। और वैरायटीज़ जो होती हैं क्रॉप्स की उनको सेलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके। हम ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए उन यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, जैसे वो प्लांट डिजीज़ रेसिस्टेंस होना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए रिस्पॉन्स देना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और यील्डिंग भी उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो एक तरीका जो है इसका, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी क्रॉप की वैरायटीज़ को जो जो हमें चाहिए इन सबको एक साथ लाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है रेफ़र करता है टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका मतलब होता है इस प्रोसेस के अंदर हम दो ऐसे जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को लेते हैं और उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं। और ये जो क्रॉसिंग होती है ये 3 तरीके की क्रॉसिंग हो सकती है। एक तो हो सकती है इंटर वेराइटल, यानी अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स के बीच में। दूसरी इंटर स्पेसिफिक होती है, अलग अलग दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, और या फिर और उसका जो है स्पीसीज़ का जीनस सेम हो। और तीसरा होता है इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक का मतलब होता है डिफरेंट जेनरा के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाना।
और एक अनदर वे है इम्प्रूविंग क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करने का, वो है इस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, एक जीन को इंट्रोड्यूस करना दैट वुड प्रोवाइड द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उस जीन के अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पौधे के अंदर हम चाहते हैं, जो गुण चाहते हैं, उस जीन को हम दूसरे प्लांट में क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें। एंड दिस रिजल्ट इन, और इसको कहा जाता है, इस तरीके के जो क्रॉप्स प्लांट डेवलप किए जाते हैं इनको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की नई वेराइटीज़ के लिए, कि क्रॉप की जो नई वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई है वो उसको पूरी के पूरा जो वर्ल्ड है वो उसको एक्सेप्ट करे, इसके लिए ज़रूरी है दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड। एक तो वेराइटी जो है वो प्रोडक्शन क्या करे, हाई करे, जो नई वेराइटी आई है, और अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को, जैसे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, तो उन सभी मैक्सिमम जगहों पे ये क्या कर सके, ग्रो हो सके और हाई इल्डिंग प्रोड्यूस कर सके। ऐसा प्लांट होना चाहिए, ऐसी प्लांट की वैरायटी होनी चाहिए। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी। फार्मर्स को ऐसी पर्टिकुलर वैरायटी के अच्छे सीडों को, गुड क्वालिटी सीड्स को प्रोवाइड कराया जाता है। दैट इज़ द सीड शुड ऑल, जो सीड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है सेम वेराइटी के होने चाहिए, बी ऑफ द सेम वेराइटी, एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन, और सेम कंडीशन में सभी के सभी बीज जो है जर्मिनेट होने चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe.